दोस्तों 5 जुलाई को सीटेट होने जा रहा है और एमपी टेट जो वर्ग 3 की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम सितंबर में होगा। और सितंबर में होने के दोस्तों चांस 60 से 70% हैं, क्योंकि हो सकता है कोरोना की वजह से 1-2 महीने और डेट बढ़े, लेकिन फिर भी आपको ये सोचना चाहिए कि सितंबर में भी पेपर हो सकता है। क्योंकि आप ये सोचिए कि एमपी गवर्नमेंट ने ये खुद सोचा है कि देखिए जून का समय दिया आपको, जुलाई अगस्त, तब तक हो सकता है कोरोना का असर कुछ कम हो और सितंबर में आपका पेपर हो जाए। तो आपको बिल्कुल तैयारी पर ब्रेक नहीं लगाना है, तैयारी पर बिल्कुल लगे रहना है, डटे रहना है। तो इसी के लिए आप सबके लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ पेडागोजी के 20 क्वेश्चन। दोस्तों ये जो 20 क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपका हर क्वेश्चन आपका पिछले वर्षों के एग्जाम में आया हुआ है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो इनमें से देखिए 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे थोड़ा सा वीडियो देखने पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गणित जो है सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, ये किसने कहा है? ये डेफिनेशन किसकी है? तो ये दोस्तों डेफिनेशन जो है वो किसकी है? रोजर बैकन की। और हाँ दोस्तों, आप सबको क्या करना है, जैसे ही मैं आपसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके लिए, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन देखकर अपने मन में ये सोचना है कि मैं इसका एग्ज़ाम में क्या आंसर टिक करता। फिर आपको काउंट करना है कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके 15 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं या 15 तक आ रहे हैं तो आप सोचिए आपकी पेडागोजी अच्छी है और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर क्या है अपना दोस्तों, रोजर बैकन। तो रोजर बैकन ने कुंजी वाली डेफिनेशन दी है आपको, सिंह द्वार और कुंजी जो आपको मेन पॉइंट याद रखने हैं, और रोजर बैकन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? वृत्त की परिधि जो 2πr होती है और व्यास जो है उनमें संबंध अगर बताना है तो किस विधि का यूज किया जाएगा दोस्तों? ये किया जाता है प्रयोगशाला विधि में। तो आपको प्रयोगशाला और वृत्त की परिधि और व्यास का संबंध आ जाए तो आपको क्या करना है कि ना तो आगमन, न संश्लेषण, न निगमन, प्रयोगशाला विधि मतलब प्रयोग करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण की विधि क्या है? मिडिल स्कूल जो होते हैं उनके लिए अंकगणित किस तरह से पढ़ाया जाता है? देखिए 1 से 5 तक जो होता है उसमें तो सीधा सीधा आपका आगमन या फिर उदाहरण देकर चलता है काम, निगमन बिल्कुल यूज नहीं की जाती है, सीधा सीधा उदाहरण द्वारा समझाया जाता है बच्चों को। लेकिन माध्यमिक स्तर पर क्या होता है कि हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करने लगते थे। जब हम भी मिडिल क्लास में थे तो हम लोग क्या करते थे कि निगमन और आगमन दोनों का यूज करते थे। हम लोगों को जैसे मान लीजिए लाभ हानि पढ़ाया जाता था, प्रॉफिट लॉस, तो इसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला दे दिया जाता था कि बस आप वैल्यू पुट कीजिए और अपना आंसर ले आइए। तो दिस इज कॉल्ड निगमन, इसको इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। अब क्वेश्चन समझिए आप, पाठ्यक्रम निर्माण मतलब सिलेबस जो बनता है, करिकुलम बनता है, इसका निर्माण जो किया जाता है वो किन बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है? देखिए उसमें क्या समन्वय और सुसंगठता होनी चाहिए, समावेश होना चाहिए, हर चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। दूसरा है उपयोगिता और जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये दोनों ऑप्शन तो सही लग रहे हैं। फिर एक क्रियाशीलता भी होनी चाहिए और परिवर्तनशीलता। अगर कोई चेंजेस होना है, आप लोग न्यूज़ सुनते रहते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने, जैसे पत्रिका जो न्यूज़पेपर आता है राजस्थान, एमपी और भी कुछ राज्यों में, तो इन्होंने किया है कि पत्रिका के जो संपादक हैं कर्पूर चंद कुलिस जी, तो इनकी भी जीवनी को लिखा है, इनके जीवन परिचय को बताया है कि कैसे इन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में, कैसे पत्रिका की शुरुआत की। तो ये सब कुछ जो है इस बार सिलेबस में इन्होंने ऐड किया है। तो इसी को बोलते हैं परिवर्तनशीलता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बहुत कम आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाते हैं। तो हासिल का या हाथ का लगा कॉन्सेप्ट को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? जो हम हासिल लेते हैं ना दोस्तों जोड़ घटाने में,
तो उसका यूज सबसे पहले किसने किया था, उसके बारे में किसने सबसे पहले बताया था? तो ये दोस्तों बताया श्रीधर जी ने। ये आपको याद रख लेना है, श्रीधर। और ट्रिक आपको बता देता हूँ कि हासिल जो हम ऊपर धरते हैं ना, धरते सीधा बता रहा हूँ मैं तो, बुंदेलखंडी में धरते हैं हम, तो श्रीधर आपको याद रखना है। छात्र व्रत और गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? व्रत और गोले में तुलना कर रहा है। देखिए अब उसे व्रत के बारे में अगर वो तुलना कर रहा है तो वो व्रत के बारे में भी मतलब जानता है और गोले के बारे में भी जानता है, तभी तो वो तुलना कर पा रहा है। अगर वो तुलना नहीं कर पा रहा होता, इसका मतलब ये है कि उसे ना तो व्रत का ज्ञान होता ढंग से, ना गोले का। तो इसका जो होगा दोस्तों आंसर अवबोध हो जाएगा, उसे अवबोध है उसका। नेक्स्ट है, एक अध्यापक जो है वो गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आ पाता है, इसको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए एक होती है आगमन विधि और दूसरी होती है निगमन। तो आगमन में क्या होता है कि आप छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। मान लीजिए आप क्या करते हैं कि आपको पहले डायरेक्ट आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिया जाता है, आप फॉर्मूला बनाते हैं। मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके जाते हैं और आगे एक बड़ी चीज़ आप उसमें प्रूव कर देते हैं, उसका निगमन कर देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं? आगमन। आगमन मतलब छोटी चीज़ों को लेकर किसी बड़ी चीज़ का आगमन कर देना, उसको इंडक्ट कर देना। तो अब देखते हैं दोस्तों हम निगमन। निगमन में क्या हो जाता है कि आप बड़े से छोटे, मान लीजिए आपको मान लीजिए साधारण ब्याज निकालना है, तो आपको क्या करना है? SI निकालना है। तो क्या करते हैं आप? PRT/100। तो बस आपको फॉर्मूला दे दिया जाता है, मतलब आपको क्या करना पड़ता है इसमें? बड़े से छोटे की ओर आपको एक फॉर्मूला बस दे दिया और बस आप छोटे मतलब उसको सॉर्ट करते गए, सॉल्व करते गए, आपको छोटा सा एक आंसर मिल गया। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? निगमन विधि। तो यहाँ देखिए अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? अवरोही मतलब होता है पहले बड़ा फिर छोटा, मतलब 4 3 2 1 0 ऐसे रहता है। तो बड़े से छोटे यानी घटते क्रम। तो घटते क्रम के लिए आपको क्या करना होगा? इसका आंसर होगा निगमन विधि। तो अपना आंसर निगमन विधि हो जाएगा। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? प्रयोगशाला विधि में देखिए क्या करना होता है, ये भी पूरा छोटी छोटी चीज़ों को लेके करना पड़ता है, काफ़ी इसमें डिटेलिंग करनी होती है। ये नहीं है कि आप निगमन विधि जैसा आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लिया और आगे अपना आंसर ला दिया, प्रूव कर दिया। इसमें आपका हो जाएगा आगमन विधि। तो आगमन विधि और प्रयोगशाला विधि जो है वो सेम है। नेक्स्ट, किसी खेत का क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में कौन सी विधि यूजफुल होती है? खेत का अगर क्षेत्रफल के बारे में ज्ञान कराना है बच्चों को कि कैसे निकालते हैं, तो इसमें आपको दोस्तों क्रिया विधि का यूज करना होगा। नेक्स्ट आता है 10th अपना, किसी वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध स्थापित करना कौन सी विधि सहायक होगी इसमें? अभी आपने देखा प्रयोगात्मक विधि। गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होता है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? इकाई उपागम जो है दोस्तों ये किसने दिया है? मॉरिसन ने दिया है। और एक दोस्तों आ जाता है समाजमिति विधि, तो ये जैकब एल मोरिनो ने, JL मोरिनो ने दी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, इकाई उपागम जो है ये मॉरिसन और समाजमिति विधि जो है वो मोरिनो ने दी है। ये देखिए आपसे इस जरूर बनना चाहिए क्वेश्चन। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? तो ये लुई ब्रेल ने किया है। ये देखिए जैकब एल मोरिनो का क्वेश्चन भी मिल गया आपको। तो क्या होगा इसका आंसर? आप सभी को पता होगा, अभी मैंने बताया है। JL मोरिनो किस विधि से? समाजमिति विधि से। नेक्स्ट है, समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? देखिए दोस्तों इतने छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, फिर भी इसी को 90% स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं और जो 4 लाइन के क्वेश्चन रहते हैं वो सही करके आ जाते हैं। दिक्कत ये है इसमें कि आपको सोपान समझना चाहिए। सोपान क्या होता है?
सोपान दोस्तों मतलब ये है कि आप जो निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर बीच में जो हेडिंग रहती हैं उनको लिखते हैं, फिर लास्ट में आप लिखते हैं कंक्लूजन मतलब उपसंहार। उसी को हम अंतिम चरण बोल सकते हैं सोपान। तो इसका जो सोपान होता है, अगर आपने किसी समस्या का समाधान किया, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है और आपने उसका कैसे आप उसके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे या उसके सोपान पर पहुंचेंगे, जब तक उसका निष्कर्ष नहीं निकाल लोगे आप, तो इसका आंसर होगा निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट है गणित विषय की विशेषता क्या है। तो देखिए तर्कपूर्णता तो रहती है, परिणामों की निश्चितता रहती है, बिल्कुल रहती है, शुद्धता रहती है, इसका मतलब है सभी। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखना है, गणित विषय की विशेषता के दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये करते हैं कि ऑप्शन अलग अलग आ जाते हैं। तो अगर आपको ये तीनों ऑप्शन मिलें और सभी लिखा हो तो आपको सभी टिक करना है, लेकिन अगर सभी की जगह कुछ और हो तो आपको तर्कपूर्णता पर टिक करना है। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिंता, बोध, तर्क शक्ति और विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय क्या है। तो ये तो दोस्तों तर्क शक्ति आ गया, चिंता, बोध, ये सब कुछ गणित में ही इंक्लूड रहता है, गणित में ही सब कुछ आता है। गणितीय निष्कर्ष जो हैं वो सर्वमान्य होते हैं, क्यों होते हैं सर्वमान्य, क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं और तर्क जो हुए सभी को एक तरह से ही लगाना होता है। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है किसके द्वारा। तो शिक्षण उद्देश्यों के बारे में क्रम से पूरा बताया गया है, किसने, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में उन्होंने वर्गीकरण किया है, ब्लूम ने। तो आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों जो 20 नंबर वाला क्वेश्चन है इसका जवाब आप सभी को देना होगा कमेंट में। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों गणित को सभ्यता और संस्कृति का दर्पण किसने कहा है, आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गणित को सभ्यता और संस्कृति का दर्पण किसने कहा है। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अपना आंसर ज़रूर कमेंट में दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं नॉलेज अपग्रेडर पर, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, आप सभी को लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू।